एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पॉलिटिकल एनालिस्ट सचिन कुमार जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। इस वक्त पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ उठापटक हो रही है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी को जितना बचाने की कोशिश कर रही है, टीएमसी में बगावत उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले टीएमसी के 58 विधायक नाराज थे, बागी विधायकों ने अलग कैंप बना लिया। स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। बागी कैंप के ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया और फिर बगावत ममता बनर्जी के कोर टीम में हो गई। ममता बनर्जी के 28 में से 19 लोकसभा सांसदों ने बगावती बिगुल फूंक दिया और ये बगावत और तेज होती जा रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बागी गुट के लीडर ऋतव्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया। टीएमसी के 6 और विधायक बागी कैंप के साथ चले गए। अब बागी कैंप के विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है। बगावत केवल ममता बनर्जी के विधायक नहीं बल्कि ममता बनर्जी के सांसद भी बागी हो गए हैं। कल शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के 3 और बागी सांसदों की बैठक हुई। यह बैठक भूपेंद्र यादव के घर पर हुई, जहां पहले भी 8 जून को शुभेंदु अधिकारी ने बैठक की थी। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद है, 28 में से 19 सांसद बागी हो गए हैं। तो वहीं राज्यसभा में भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे अगला नंबर किसका है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का दावा यह है कि यह फहरिस्त बहुत लंबी है। साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि बाकी सांसद बीजेपी में शामिल नहीं होंगे बल्कि अलग ब्लॉक बनाकर काम करेंगे और एनडीए को सपोर्ट करेंगे। असेंबली में 62 अभी हो गया और वहाँ पे 20, अब 18 शायद हो गया। अगर ये उल्टा होता तो आप मान सकते हो ये लोग गलत है। कम लोग जब गलत है। पार्लियामेंट में अगर ऐसा होता 8 अपोज करते 20 रह जाते, फिर आप सोच सकते हो ये लोग गद्दार है, पर्सनल कोई एजेंडा से गया है, कोई ग्रिड से गया है, ग्रीडी है, वो हो सकता है। अगर कम लोग जाते, जब ज़्यादा लोग गया है तो मतलब पार्टी को मानना चाहिए जी इतने लोग कैसे अपोज कर रहे, तो कहीं पे उनका गलती है नहीं। अगर इतने लोग अपोज कर रहे तो कहीं ना कहीं तो उनका गलती है, जो आप मानो या ना मानो तो है ही। अगर जौहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुष्मिता देव इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का सिंबल में जीतकर, ममता दीदी का कैंडिडेट होके जीतकर, तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो भाजपा को हाथ में, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा का नेता का घर जा रहा है, कभी भाजपा का चीफ मिनिस्टर आपका मीटिंग में आ रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। आप दोनों बातों को देखेंगे तो दोनों बातें ठीक लगेंगी। जो शताब्दी रॉय कह रही थी वो बात भी ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई इतने ज्यादा अगर विधायक आपसे दूर जा रहे हैं, सांसद आपसे दूर जा रहे हैं, इसका मतलब पार्टी में प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, लेकिन सही समय पर आपने सॉल्व नहीं किया और इसलिए आज ये सांसद विधायक बागी हो गए हैं। लेकिन जो टीएमसी के नेता कह रहे थे उस बात में भी दम है कि अब तक तो सत्ता थी आपके हाथ में, तब तक आप सत्ता के साथ चिपके रहे। अब जब सत्ता चली गई हाथ से, तब सारी कमियां आपको दिखाई देने लग गई हैं। लेकिन शालिनी घोष ने तो हैरान कर दिया। बागी सांसदों में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें से एक नाम है शालिनी घोष का। बताया जा रहा है कि बागी कैंप में जाने वाली हैं शालिनी घोष भी। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता हैं। वो जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी तुलना ममता बनर्जी से की जाती रही। बड़े से बड़े नेता को खरी खरी सुनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। शालिनी घोष ने 2021 में औपचारिक रूप से ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन किया था और इसी साल टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया।
अभिषेक बैनर्जी के पास ये पद था और मैं जो सुन रही हूं उनमें तो चर्चा इस बात की हो रही है अजीत जी की शायनी घोष तो उन नेताओं में शामिल थी जिसे बनाने में, बड़ा करने में और उसके बाद पद देने में बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के पास उनका इंटरव्यू लाइनअप कराने में सब में अभिषेक बैनर्जी का वरदहस्त था। बिल्कुल, और अभिषेक बैनर्जी आखिरी समय तक नहीं भांप पाए थे कि सयानी घोष भी जा सकती हैं। तभी आप देखिए चुनाव हारने के बाद जो बैठक हुई, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ममता बनर्जी ने की और रिजिग किया, उन्होंने अपनी टीम बदली, जिसमें फिर से अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया और उनकी मदद के लिए डोला सेन और कल्याण उनको डेरेक ओब्रायन को संयुक्त सचिव बना करके और ये कहा गया कि मदद करेंगे अभिषेक बनर्जी की। उस दिन भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सयानी घोष को बनाया। उस दिन तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी कि सयानी घोष चली जाएंगी। और ये देखिए उनको वो एक तरह से उनको उत्तराधिकारी बनाया गया अभिषेक बनर्जी का, यूथ टीएमसी का। और जाधवपुर सीट जहां से वो जीतती हैं वो ममता बनर्जी की ट्रेडिशनल सीट रही है। ममता बनर्जी ने उस सीट पर सीपीएम के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराया था। तो ये हर लिहाज से लग रहा था कि वो एक टीएमसी की नेक्स्ट जनरेशन की लीडर है और वो इस हद तक गई विरोध करने में, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में, टीएमसी को डिफेंड करने में, कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति आ सकती है। दो तीन बातें सर, देखिए ऋतुव्रत बैनर्जी के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन थे, समझ में आता है कि उन्होंने पार्टी में इतनी बड़ी टूट कर दी। अगर उनकी भी बात करें, अभी जिनका हम बयान भी चला रहे थे, हाँ, कुणाल घोष की भी बात करें, वो बड़े प्रॉमिसिंग चेहरे हैं ममता बनर्जी के साथ, वो टीएमसी के साथ जुड़े रहे। ये अगर सुष्मिता देव की भी बात करें, सुष्मिता देव के भी अपने सिलचर के एम्बिशन है, सज्जन जी गलत तो नहीं कह रही हूं, उनके भी एम्बिशन है। शायनी घोष का क्या था? देखिए, शायनी घोष के साथ एक तो है कि ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ये लोग वो हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में थी, उसके बाद आपने एक यूथ के तौर पे टीएमसी में ले आए, तो ये लोग हमेशा ट्रांजैक्शनल रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए शायनी घोष के ऊपर तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ईडी का कोई प्रेशर था या कोई करप्शन का बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था इनके पास। फिर भी ये लोग जा रहे हैं, ये साफ दिखलाता है कि क्राइसिस जो टीएमसी की है वो सबसे बड़ी क्या है कि आप केवल सत्ता के साथ लोगों को जोड़ पा रहे थे। आपकी ना तो कोई आइडियोलॉजी थी, ना तो प्रोग्रामेटिक एक्शन था। आप लेफ्ट से तुलना करें, लेफ्ट ने सपोर्ट लूज कर दिया, लेकिन उसके नेता इस तरीके से बिल्कुल जो कहते हैं भरभरा के गायब हो जाना, मैं तो सर ये भी सुन रही हूं कि ममता बनर्जी की भी घर वापसी हो सकती है, ये भी सुबुगाहट है। देखिए, ये जो भी हो, लेकिन अगर आप रेशनली सोचे तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अभी सबसे अच्छा विकल्प यही है कि टीएमसी कांग्रेस में मर्ज कर जाए। अगर टीएमसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दूसरा कारण यह है कि टीएमसी में ममता जितना भी प्रयास करें, उनका बैकग्राउंड हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हेटेड फिगर अगर आप बंगाल में जनता के नजरिए में देखें वो है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जितना प्रयास कर रही हैं टीएमसी के लिए, उसके संगठन के लिए, उसको लोग रीड कर रहे हैं कि ये अपने भाईपों को, अपने भतीजे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसी स्थिति में अगर वो एंटिटी पुराने कांग्रेस में चली जाती है 98 से पहले, तो निश्चित तौर पे अभिषेक बनर्जी की सेंट्रलिटी खत्म हो जाएगी और थोड़ा बहुत जो गुडविल बचा हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को भी हो जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि अपनी लेगेसी, वो एक जो छोटी धारा थी, इन्होंने बड़े धारे में मिला दी। दूसरा, इनके पास कोई उपाय नहीं है, सब लोग छोड़ के जाते रहेंगे, अंत में ये और इनके भतीजे और एक आध वो लोग जिनका भविष्य नहीं है, बस वही बचे रहेंगे। टीएमसी में बगावत का मुद्दा अब कोर्ट भी पहुंच गया है। टीएमसी में टूट है, बगावत है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का कांग्रेस में विलय की बात अभी जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे वही इसी से जुड़ी हुई खबर है। इसकी वजह यह है कि 9 जून को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अगले दिन 10 जून को अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच क्या बात हुई, लेकिन संजय राउत ने कह दिया कि जो नेता कभी कांग्रेस से अलग हुए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, अब उन्हें फिर कांग्रेस से मदद मांगनी पड़ रही है। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि वो सारे नेता अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते। संजय राउत के इस बयान से यह चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर सकती हैं। आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। दो पार्टी, मतलब दूसरे पार्टी है टीएमसी, उनकी नेतागण के साथ, नेत्री हो या नेता हो, हमारे पार्टी की नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, इन लोगों से जान पहचान तो है। राजनीति में जरूर अलग पार्टी के नेता है, फिर भी जान पहचान तो जरूर है। बातचीत कभी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं,
पहले भी कभी कब बातचीत होते थे, इंडिया गठबंधन की कभी एक हिस्सा भी रहा करती, तो उन लोगों से तो बातचीत जारी है। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का हो सकता है और हो रहा है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। अभी ममता बनर्जी के पास विकल्प क्या बचा है अजीत जी? देखिए, एक तो पहले बात करें संजय राउत के बयान की, तो संजय राउत के बयान को हम लोग ममता बनर्जी से ज्यादा शरद पवार के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। शरद पवार भी उसी समय अलग हुए थे जब ममता बनर्जी अलग हुई थी। जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय शरद पवार ने उनकी नेशनलिटी को चैलेंज किया था उस समय। हालांकि अगले ही साल तालमेल कर लिया कांग्रेस पार्टी से और 1999 में दोनों पार्टियां सरकार में आई महाराष्ट्र की। तो इनका उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये बात चल रही है कि शरद पवार की जो पार्टी बटी है उन दोनों का आपस में विलय हो जाए, एनसीपी के दोनों फैक्शंस का, सुनेत्रा पवार और शरद पवार के फैक्शन का, और फिर दोनों तय करें कि एनडीए के साथ रहना है या इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन की तरफ रहना है। हालांकि वो ज्यादा चांसेज ये है कि सुनेत्रा पवार अगर लीड करती हैं तो वो एनडीए की तरफ रहेंगे। तो एक सदिच्छा हो सकती है संजय राउत की कि वो दोनों मर्ज कर जाएं और इधर आ जाएं, फिर शिवसेना की अपनी राजनीति चले वहां। एक उनका, और ये मैसेज अपने शिवसेना वालों को भी दे रहे होंगे, एकनाथ शिंदे वालों को भी, छोड़ के गए हो तो हमारी तरफ आओ। अब ममता बनर्जी के विकल्प की अगर बात करें तो अभी जो विकल्प है, एक तो मर्जर की बात है, मर्जर का विकल्प है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी पार्टी के लिए अपनी आइडेंटिटी डायलूट करना। अगर आपने 28 साल एक राजनीति करके अपनी आइडेंटिटी बनाई है तो वो, अब ठीक कह रहे हैं सज्जन जी की, वो बहुत ही दागदार ब्रांड हो गया है वो, और उस दाग हटाना एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने। लेकिन विकल्प, अभी जो विकल्प, जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है वो ये है कि इंडिया ब्लॉक में ऑफिशियली ममता बनर्जी की एंट्री हो। देखिए, वो बैठक में रही थी लेकिन इंडिया ब्लॉक का ऑफिशियल पार्ट नहीं थी। उन्होंने 2024 का चुनाव साथ में नहीं लड़ा था, वो अकेले लड़ी थी। तो पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी बैठने की व्यवस्था 204 प्लस 29 थी। 204 इंडिया ब्लॉक और 29 ममता बनर्जी। तो ये अगर वो इंडिया ब्लॉक में ऑफिशियली आए और इंडिया ब्लॉक में कोई पद उनको दिया जाए, जैसे पहले कहा गया था कि सोनिया गांधी ने ऑफर किया कि कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देते हैं, ये हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक का संयोजक बना दिया जाए, इंडिया ब्लॉक में कोई उनको पद दे दिया जाए, कोई जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को भी हो। क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस, हम पहले भी आपके साथ बातचीत में हम लोग इस नतीजों के बाद डिस्कस किए थे, एक बड़ा चैलेंज बंगाल में है मुस्लिम वोट का, कि मुस्लिम वोट मुस्लिम पार्टियों की तरफ न चला जाए। नौशाद सिद्दीकी और बदरुद्दीन अजमल और हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ न चला जाए, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई जब हिंदू वोट दे करके इन लोग को नहीं दे रहा है और हमारे वोट से ये लोग जीत नहीं सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करें। आपको ध्यान है मुस्लिम लीग आजादी के पहले उसका कहां था वर्क, उसका काम तो वहीं था, बंगाल में ही था या संयुक्त प्रांत में था। आज वो चुनौती दोनों के सामने है। आज क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी डबल सुनवाई का दिन है, ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भी, और दूसरा जो सीआईडी का मामला चल रहा है अभिषेक बनर्जी पर, तो नजर हमारी वहां पर भी होगी। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। कल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन पर लंबित मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे अपशब्द थे जिसे हम आपको सुना तक नहीं सकते। ये जो इनकी औकात है, ये राजा दिग्विजय सिंह की चप्पल की बराबर नहीं। और जो एक बैल का, नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये लड़ाई बड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग, हमारे वरिष्ठ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। पर अगर न्याय नहीं भी मिलता है तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई।
कांग्रेस के बस की बात अब सज्जन जी मैं तो ये पूछूंगी कि क्या रह गई है? गाली गलौच इनके बस की बात रह गई है? मीनाक्षी नटराजन का जब फॉर्म सबमिट हो रहा था तो क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मुझे तो शक होता है कि इनके अंदर ही कुछ इनके विरोधी बैठे हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि देश के बड़े बड़े वकील अगर आप देखें वो कांग्रेस पार्टी में है, और जब भी कोई उनके शीर्ष नेता पे किसी तरह की बात आती है वो रात में सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस करके वहां पे अपनी मामले को लगवा देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है फॉर्म 26 में कि आप कोई भी फॉर्म दे रहे हैं तो जनता को यह अधिकार है कि उसको सारी जानकारी मिले आपके बारे में, आप कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिमिनल केस क्या है कि तेलंगाना में एक प्राइवेट कंप्लेन इनके खिलाफ था, कोर्ट ने इनको नोटिस भेज दिया, इन्होंने उस नोटिस का जवाब भी दिया। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उस बात को नहीं बताई गई। अब इसमें जो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो प्राइवेट कंप्लेन था, नोटिस भेजने को कॉग्निजेंस नहीं कहेंगे, तो कानूनी तौर पे अगर आपको इतनी बारीकी में आप जा रहे हैं तो ये बात आप बता देते, क्योंकि उसको मेंशन करने से उनका नामांकन रद्द नहीं होता। रद्द केवल इसलिए हो रहा है कि आपने मेंशन नहीं किया। प्राइवेट कंप्लेन है, कोई भी कर सकता है। तो सवाल है कि एक तो लापरवाही बदली गई। दिग्गी राजा कोई खेल कर गए क्या? दिग्गी राजा खेल कर गए हैं या तेलंगाना से एक छोटा सा मसला जो दबा हुआ था वो उतने बारीकी से आ गया, तो निश्चित तौर पे एक इंटरनल सैबोटेज का भी मामला लग रहा है इस मामले में। और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर वो चुनाव हारने में जो उनकी एक्सपर्टीज है, और यहां पे चुनाव तो खोने वाली बात है। अब इसमें कानूनी क्या मामला है नहीं है तो इसको आप कानूनी तरीके से करें। ये गाली गलौज वाली जो संस्कृति है ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि जब आपको मेहनत करना था, जब आपको सुचारू रूप से बिल्कुल मुस्तैद रहना था, उस समय आपने कैजुअली कर दिया कि हमारे पास विधायक हैं, हो जाएगा, 63 विधायक हैं, 58 पे हो जाता है कोटा। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि वो मामला मेंशन कर देने से कोई घाटा नहीं था तो किया क्यों नहीं गया? वो लीगल टीम कहां थी? ये बड़े बड़े लॉयर किस लिए हैं? केवल टॉप लीडरशिप को बचाने के लिए? अच्छा, मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन रद्द होने और टीएमसी के राजनीतिक संकट के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। तो मसले बहुत सारे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे इंटरनल सबोटाज की बात अभी सज्जन जी जो कह रहे थे, इधर युद्ध की परिस्थिति अलग बनी हुई है, महंगाई का भी मसला है। इस महामंथन में आपको वो पॉइंट कौन सा लग रहा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? नहीं, कांग्रेस की बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो अभी मीनाक्षी नटराजन का ही होगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव कैसे जीते हैं, वहां भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन दिया हुआ है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, इन सब पर तो चर्चा होगी। नहीं, इन सब पर भी चर्चा होगी, लेकिन जो आपने कहा इमीडिएट क्या चीजें हैं, अभी जैसे इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है तो जितनी बातें अभी जो देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, एसआईआर का मामला है, परीक्षा नीट और सीबीएसई वाले मामले हैं, इन सब पर एक प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक में पास किया जा चुका है। और वो सब प्रस्ताव बड़े ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले हैं कि एक तो चिट्ठी लिखी जाएगी चीफ जस्टिस को, एक सरकार को कहा जाएगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और एक इस्तीफा मांगा जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का। मतलब कहीं सड़क पर नहीं उतरना है अपोजिशन को। किसी नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हो गए, तो इधर कांग्रेस पार्टी के क्या हाल हुए? वही ड्राइंग रूम में बैठ करके वो चिट्ठी लिखनी है और मैसेज करना है और ट्विटर पर इस्तीफा मांगना है, ये सब चीजें ये लोग तय कर चुके हैं। तो आज की बैठक में अब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो चर्चा होगी सो जो होगी, इमीडिएट जो चीजें हैं, जो तय किया गया है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक जो हैं वो राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। झारखंड में जो एक सीट आ सकती है, जो हेमंत सोरेन ने कृपा करके आपको दी है सीट, वो कैसे सीट लूज न करें, एक वो चिंता है। और ये मध्य प्रदेश की सीट कैसे बचाएं मीनाक्षी नटराजन वाली, ये कोर मुद्दा होगा। ममता बनर्जी वाले मुद्दे की भी चर्चा होगी कि इंडिया ब्लॉक में आए, मर्जर हो, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए और उनके आने से क्या फायदा घाटा है, ये सब चीजें मुख्य हैं। लेकिन हमको लगता है कि दोनों राज्यसभा की सीटें बीजेपी, कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 एडिशनल सीट उसको मिल जाएगी। मतलब एक मिल गई तमिलनाडु से, वो टीवीके की कृपा से प्रवीण चक्रवर्ती को सीट मिल गई, दूसरी आपको मिल जाती वहां प्रणव झा को दिया है आपने झारखंड में, लेकिन आप एक सीट लूज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये चिंता है। और चूंकि कांग्रेस ज्यादा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में विश्वास रखती है, तो हो सकता है ये भी प्रायोरिटी हो जाए कि 12 साल कैसे बदहाल रहा है देश। चूंकि अभी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस को एक दूसरा
नैरेटिव लाना है तो हो सकता है कि रियल मुद्दों से हटके वो एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव में चले जाए। जो दिखाई दे रहा है, मैं तो वो कह रही हूँ कि इधर नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हो गए, इधर टीएमसी का हाल देखे, कांग्रेस पार्टी का हाल देखे, उधर शिवसेना का हाल देखे, शरद पवार का हाल देखे, कांग्रेस एक एनजीओ है। देखिए, कांग्रेस एक एनजीओ है आज के डेट में, वो एक इश्यू लेके उस पर लगी रहती है। जनता से फीडबैक लेके अगर काम करना होता तो ये कई जगह जीतने वाला चुनाव जो हारने का रिकॉर्ड कांग्रेस का भी दिख रहा है। सीधी सी बात है कि मुद्दों से हटके वो एक अपनी लाइन लेते हैं। देखते हैं आज राहुल गांधी अपना क्या पर्चा निकालते हैं। बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक फैसले की कर लेते हैं जिस पर सियासत होनी तय है। मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी। मोहन यादव सरकार ने 23 साल पुराने 2 चाइल्ड नियम को समाप्त करने का फैसला लिया। अब 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर सरकारी नौकरी पाने की रोक नहीं रहेगी। 2001 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लागू किया था। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि नए नियमों का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा जाएगा और अंतिम अधिसूचना जारी होने तक 2 बच्चे की बाध्यता को लागू नहीं किया जाएगा। इसे कैसे देखें अजीत जी? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सिंपल मध्य प्रदेश के इसको आईने में मत देखिए। हम लोग पूरे साउथ में चारों राज्यों ने ये नियम किया। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले ये नियम हटाया। वहाँ नियम था कि आप लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इस नियम को उन्होंने हटा दिया चंद्रबाबू नायडू ने। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों राज्यों ने बल्कि इंसेंटिव्स दिए हैं तीसरे बच्चे के लिए, और चौथे बच्चे के लिए भी इंसेंटिव दिया है। तो ये तो पहले साउथ में जो शुरू हुआ है, अभी मध्य प्रदेश ने किया ये एक। और अगर जनसंख्या का अनुपात देखें तो साउथ के मुकाबले नॉर्थ का वैसे ही ज्यादा है। लेकिन अभी वो मामला नहीं है, अभी पूरे देश का मामला है ये। अभी एक इकोनॉमिस्ट की पिछले महीने की रिपोर्ट है, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, जिसने कहा है कि 2060 तक भारत की आबादी जो है बढ़ करके 165 करोड़ होगी, लेकिन उसके बाद इतनी तेजी से गिरेगी कि हम लोगों 100 करोड़ पे आ जाएगी, 100 करोड़ के नीचे आ जाएगी 2100 में। 2100 तक जाकर के जब चाइना की आबादी भी 100 करोड़ से नीचे आएगी, 95 करोड़ के आसपास होगी, उस समय भारत की आबादी भी गिर करके इसमें देखिए जो 2.1 होता है TFR कि एक महिला कितने बच्चों को, उससे क्या होता है रिप्लेसमेंट कि आपकी डेमोग्राफी जो है जनसंख्या वो उसका संतुलन रहेगा। इंडिया का एवरेज ऑलरेडी कम है 1.9, मतलब आप घटने जा रहे हैं। कुछ राज्य जो है हिंदी पट्टी के, उनका चूंकि लेट ट्रांजिशन शुरू हुआ, उन्होंने लेट अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू की। साउथ वालों ने पहले बढ़ा लिया था, लेकिन दिल्ली का TFR आपको पता है कितना है? 1.3, 2.1 चाहिए। हिमाचल और उत्तराखंड ऑलरेडी फर्टिलिटी रेट जो है इनकी कम हो चुकी है, रिप्लेसमेंट से कम है। वैसे स्थिति में क्या है कि इंडिया एज ए होल, जिसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो कम होने वाला है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन बॉम्ब का एक मिस्टेकन थियरी 1950 से चल रहा है, खिला नहीं पाएंगे। उसके चक्कर में आपने ये फॉल्टी पॉलिसी लाया क्योंकि आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अब स्थिति क्या है, साउथ में अगर नॉर्थ के लोग माइग्रेट नहीं करें, हिंदी पट्टी के लोग नहीं करें, तो उनकी इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू क्रिएशन है, वो प्रभावित होगा। अगर वो स्थिति नॉर्थ की भी होने लगे तो फिर देश उससे प्रभावित। ऐसी स्थिति में ये इंसेंटिव चंद्रबाबू नायडू ने तो 30,000 दिया है, घोषणा की है, 95,000 रुपए। हाँ, और चौथे कर रहे हैं 4 बच्चे के ऊपर। तो इसमें एक दूसरा बहस अलग है कि महिलाओं से भी आप पूछिए, लेकिन सवाल ये है कि जो डेमोग्राफी है, जो आपकी इकोनॉमी है, उसमें एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और वर्किंग पॉपुलेशन घटती जाएगी। ये देश के लिए ऑलरेडी जो ट्रांजिशन आपका विजन विकसित भारत से लेकर तमाम है, उसके लिए चुनौती है। तो उसमें मोहन यादव का जो पहल है वो राष्ट्रीय, अगर आप आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, वो बहुत ही सही समय पे सही कदम है। चाइना भी उठा रहा है इसको, वहां तो काफी ज्यादा उन्होंने जो चलाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब जाके वहां पे ज्यादा बच्चे अच्छे हैं नहीं, कुछ अब हम लोग को ना जनसंख्या नीति राज्यवार बनानी होगी। जैसे बिहार में जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट 2.1% से ज्यादा है। तो इन राज्यों की अलग पॉलिसी हो, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पॉलिसी अलग हो, मध्य प्रदेश की, और जब बंगाल जैसे स्टेट में 1.9 है, तो ऐसे स्टेट्स में जहां कम हो गया रिप्लेसमेंट रेट, वहां पॉलिसी अलग करिए। के हिसाब से फैसला भी आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं, इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दमदार 10 में अब बात होगी मिडिल ईस्ट की टेंशन की। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमला बोला। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। अमेरिका ने कश्मीर द्वीप, बंदर अब्बास, मिनाब,
और सिरिक को निशाना बनाया है। जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। हमले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति युद्ध की दिखाई दे रही है। बहरीन और जॉर्डन पर जिस तरीके से जवाबी हमला किया गया, कुवैत और बहरीन पर जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है। इधर हमला फिर से एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध का राउंड 2 शुरू हो गया है। देखिए, ये मतलब अंतिम समझौता होने से पहले की स्थितियां हैं ये। उसके पहले कुछ लड़ाइयां और होंगी और इस लड़ाई का इस्तेमाल ट्रंप प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं ईरान के ऊपर। हालांकि वो ईरान इसके प्रेशर में आ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से कर रखी थी कि एक राउंड और लड़ाई होगी अमेरिका ईरान के साथ, तभी बातचीत होगी। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा है होर्मुज की खाड़ी के पास, ईरान अभी नहीं कह रहा है कि हमने गिराया है। नहीं तो ईरान तो आगे बढ़ के क्लेम कर रहा था। जो MQ-1 ड्रोन मिसाइल गिराया उसका तो उसने आगे बढ़ के क्लेम किया कि हमने गिराया है। अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने का क्लेम ईरान नहीं कर रहा है। और पहली बार ट्रंप ने भी ये कहा कि हम लोग जांच करा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे गिरा है। लेकिन फिर अचानक उन्होंने कहा कि ईरान ने हेलीकॉप्टर गिराया है और हम अटैक करते हैं, हमला करते हैं। और ये इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक है कि उसी समय इजराइल ने लेबनान और सीरिया पर अटैक शुरू किया और इधर अमेरिका ने आपके ईरान के कई ठिकानों पर हमले कर शुरू कर दिए। अब ये लड़ाई एक बार और, एक राउंड और प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने किया है। सिंपल जो अभी हमको देख पा रहे हैं हम, वो यही है कि वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि जिन शर्तों पर बातचीत हो रही है और जो नई शर्तें रोज जोड़ी और हटाई जा रही हैं, उनमें किसी एक पर आप सहमति पर पहुंचे और फाइनल डील हो जाए। वो वादा कर चुके हैं अपने इलाके में लोगों को, अपने क्षेत्र में लोगों को, अपनी रैलियों में कि हम जून के एंड तक समझौता कर रहे हैं। तो जून के एंड तक समझौते पर पहुंचने के पहले ये अंतिम प्रेशर की कोशिश हो रही है ईरान के ऊपर। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। सवाल यह है कि क्या तेल का संकट यहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या यहां से कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं, जैसा जी कह रहे हैं कि जून के अंत तक तो डील करनी ही करनी है, अब बस ये है कि शक्ति प्रदर्शन का ये दौर है कि किसकी शक्ति ज्यादा है तो वो डील अपने हिसाब से नेगोशिएट कर ले जाएगा। नहीं, देखिए, अमेरिका के अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो ट्रंप का मागा बेस है, वो ऑलरेडी अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि वो इमोशनली वीक हो रहा है। वैसी स्थिति में ट्रंप कहीं ना कहीं से फटीग्ड है कि इस लड़ाई से, इस झंझट से जो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेटेड था, इससे बाहर निकलो। ईरान इस चीज को भांप चुका है। ईरान की स्थिति यह है कि उनके पास खोने को बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके पास वल्नरेबल पॉइंट्स है कि खाड़ी देशों में जो भी, बहरीन हो, कुवैत हो, UAE हो, जितने भी हो, वहां पे वो अटैक करके अमेरिका पे वो प्रेशर बना रहा है। हॉर्मुज वाली उसके पास लेवरेज है ही है। वैसी स्थिति में क्या है कि एक तो है कि जून तक डील हो भी जाए तो तेल के संकट से उबरने में कम से कम 1 साल आपको लगेंगे, क्योंकि जो तेल उत्पादन की फैसिलिटीज थी वो बर्बाद हो चुकी हैं, इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं होंगी। दूसरा ये है कि जो डील ब्रेकर है, डील ब्रेकर क्या है? कुछ नॉन नेगोशिएबल है कि ईरान कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा कि एनरिच्ड यूरेनियम आप उसको कहें कि उसको खत्म कर दे या वो अमेरिका को दे दे, इस बात पे वो एग्री नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, ये ईरान हमेशा इस बात को मानेगा कि भाई इजराइल के जो हमले हैं, जो उसके अलाई हिजबुल्ला है लेबनान में, बाकी सीरिया है और भी जगह, वहां पे भी हमले बंद हो, जिस पे इजराइल कभी नहीं मानेगा। वैसी स्थिति में ये जो डील ब्रेकर है, इसका वे आउट क्या है? इसमें ट्रंप और खमैनी जैसे टेम्परामेंट के लोग हैं, उनसे रेशनैलिटी की उम्मीद जो है थोड़ी सी एक लॉन्ग शॉट जैसी है। तो ऐसी स्थिति में फटीग है, ट्रंप डेस्परेट है कि डील हो जाए। इसी कारण से ट्रंप ने क्या कहा कि हम प्रोपोर्शनेट अटैक करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट करिए। अपने आप में दिखाता है कि वो कॉशियस है कि किसी तरीके से डील निकाल ले जाओ। वैसी स्थिति में है कि जो डील ब्रेकर्स हैं, नॉन नेगोशिएबल्स हैं, उसको आप कैसे डील करते हैं? ईरान चीजें हैं जो एक आपने कहा कि यूरेनियम के एनरिच्ड यूरेनियम को वो सरेंडर नहीं करेगा, वो नॉन नेगोशिएबल है। और दूसरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो अपने एकाधिकार के ऊपर बड़ा एडमेंट था, ईरान वो चाहता ही चाहता था, वो नेगोशिएबल सिचुएशन में आया है या नहीं? नहीं, वो कभी नहीं आएगा। अब ईरान को एक लेवरेज मिल गया है उसका, और ईरान उसका मैक्सिमम जो इकोनॉमिक फायदा उठाने की बात है वो उठाएगा। जो डील होगी उस डील में हो सकता है कि ईरान इस बात पर पीछे हट जाए कि
जो वो मुआवजा मांग रहा है, युद्ध से हुए नुकसान का जो मुआवजा मांग रहा है, वो मुआवजा नहीं लेंगे हमको होर्मुज की खाड़ी में टोल वसूलने की सुविधा दे दीजिए। अभी भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले से भी खबर आई है कि भारत के जहाज जो भारत के लिए तेल लेकर के आ रहे हैं, वो वहां टोल के नाम पर कुछ पैसे दे करके वहां से निकल रहे हैं जहाज। तो दुनिया के और देशों के भी जहाज निकल रहे हैं। अभी 24-25 जहाज निकलने शुरू हो गए थे, एक टाइम तो 4-5 जहाज निकल रहे थे। नॉर्मल सिचुएशन बहाल होगी तो 125 से 130 जहाज रोज निकलते हैं होर्मुज की खाड़ी से। तो ये ईरान चाहेगा कि इस पर समझौता हो जाए कि हम मुआवजा नहीं लेंगे, हमको यहाँ से पैसे वसूलने की मंजूरी दे दो। अमेरिका इस पर अगर राजी हो जाता है तो ओमान और ईरान के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं राजी होता है तो वो अब घेरे रहेगा, उसको वहां डिस्टर्ब करता रहेगा, फिर तेल का संकट बना रहेगा। इनरिच्ड यूरेनियम देने पर अगर ईरान नहीं राजी होता है और ये कहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बैठाइए और ये देखिए, हम ये कमिट करते हैं कि हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, और उस पर सहमति कोई बन जाती है तो इधर इस मामले में, मुआवजे वाले मामले में वो पीछे हटेगा। मतलब एक पर पीछे हटना। IAEA को आप इन्वॉल्व करते हो या नहीं करते, और ईरान उस पर राजी होता है या नहीं। इधर दूसरे फ्रंट पर इजराइल एक्टिव है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बारिश करती है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का वीडियो भी जारी किया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह इन ठिकानों का इस्तेमाल विस्फोटक ड्रोन लॉन्च करने में करता है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 20 लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के फिडोन शहर पर ड्रोन अटैक किया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। अगर अमेरिका और ईरान किसी बात पर सहमत हो भी जाएं, तो क्या इजराइल सहमति के कगार पर कभी आने देगा? बड़ा सवाल सज्जन जी ये भी है, क्योंकि ये जो लेबनान पे एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ये हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है, ये ईरान की प्रॉक्सी पर हमला है। निश्चित तौर पे देखिए, इजराइल का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अमेरिका के ग्लोबल इंटरेस्ट से थोड़ा अलग है। कारण ये है कि अभी अमेरिका चाहता है कि वो अपने बाकी इंटरेस्ट को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर को, हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया गया है, जो वॉर का जो इकोनॉमिक कॉस्ट जो पूरी दुनिया के देश उठा रहे हैं उसको ठीक करे। इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, और इसी कारण से इजराइल अभी ये तैयारी करनी शुरू कर दी है कि अमेरिका के बिना भी अगर उसे लड़ना पड़े तो वो किससे लड़ने जा रहा है? वो लड़ेगा। ईरान सबसे बड़ा बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट जिसको वो कहता है, एक्सिस ऑफ इविल के नाम से करता है। एक तो सुन्नी हिजबुल्लाह पे जो अटैक है लेबनान के अंदर में, वहां की सुन्नी पॉपुलेशन, वहां की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन और कुछ और एथनिक मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है कि लेबनान की अपनी ऑफिशियल आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मिलिशिया हिजबुल्लाह है, जो शियाओं का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वैसी स्थिति में क्या है कि निश्चित तौर पे ये चाहेंगे, जो सदर्न लेबनान जो हिजबुल्लाह के अटैक में है, तो इजराइल की कोशिश ये है कि वहां पे हिजबुल्लाह को कमजोर करो, ताकि बाकी उनकी आर्मी, और उसमें यूएस भी पीछे से, मतलब $3 बिलियन हर साल जो है यूएस देता है वहां पे, वहां की आर्मी को सस्टेन करने के लिए। तो इनकी कोशिश ये है कि वहां पे इंटरनल एक प्रेशर आए और हिजबुल्लाह को ये डिसआर्म करे, जो हो नहीं पा रहा है। वैसी स्थिति में जब तक हिजबुल्लाह है जो ईरान का अलाई है, उधर ईरान का कोऑर्डिनेटेड है, सीरिया है, ये सब देश रहेंगे, इजराइल कभी भी इनको जब तक डिसआर्म न करे, कमजोर न करे, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे 24/7 सालों भर एक एग्जिस्टेंशियल फाइट है। ये वो लोग हैं जो इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं। सुन्नी देश इसमें धीरे धीरे ऊपर से जो भी बोले, तो अंदर अंदर साथ में कि अगर जून के अंत तक आते आते अमेरिका और ईरान इस जंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता अख्तियार कर भी ले, तब भी इजराइल को इस जंग में बने रहने के लिए कारण बहुत सारे हैं, और वो ये लड़ाई आगे लेकर जाएगा। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं, इसका टाइम बदलेगा, और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बात पीओके की भी कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। पीओके की आवाज को दबाने के लिए मुनीर ने सारी हदें पार कर दी हैं। सीधे गोलियां चल रही हैं। चंद घंटों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। सेना के अत्याचारों के खिलाफ पिछले 4 दिन से वहां पर आंदोलन चल रहा है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में बड़े प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बीती रात रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ निकाला गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस प्रदर्शन को लीड कर रही है। बीती रात मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईदगाह में इकट्ठा होने की अपील की गई। लोगों का आरोप यह है कि पाक रेंजर्स ने बुधवार को बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई।
ये भी दावा किया गया कि मार्च को रोकने के लिए पाक रेंजर्स ने फुरहान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर सड़क खोद दी। सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात को देखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी। पूरे आंदोलन को लीड कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया है। ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता कोटली। ये आवाम अजीत जी, सीधा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के चंगुल से अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये आजाद होकर रहेगा? देखिए, ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि एंड गेम की तरह है। पीओके आज़ाद होने के लिए लड़ रहे हैं लोग वहाँ के, और काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे इस बात को लेकर के जो पाकिस्तानी सेना का अत्याचार है, वहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अत्याचार है। और हम लोग यही बात करते हुए हम इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बिल्कुल बांग्लादेश जैसे हालात हैं। जिस तरह से यहिया खां की सेना ने बूटों के तले रौंद दिया, वहाँ पूर्वी पाकिस्तान था, उन दिनों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, अनगिनत हत्याएं की गई, उसी तरह की स्थिति पीओके में आसिम मुनीर ने बना दी है। उनकी सेना लोगों की हत्या कर रही है, लोगों का जीवन इतने संकट में है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है या सामाजिक अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं है। लोगों के सामने इतना बड़ा आर्थिक संकट है, बेरोजगारी वहाँ ऐसी है कि किसी के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई ऐसी है कि लोगों को अब उसी में इन लोगों ने आटे के ऊपर से सब्सिडी कम कर दी, खत्म कर दी। जो ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पीओके में, चुनाव को पूरी तरह से रिग्ड करने, मैनिपुलेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जो 12 सीटें कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ से शरणार्थी, उनके लिए जो आरक्षित है, उन सीटों का मैनिपुलेशन हमेशा करते हैं लोग। और ये अवामी एक्शन कमेटी कह रही थी कि उसको बंद करो, समाप्त करो। तो ये तमाम कई इशू हैं, इसमें राजनीतिक इशू हैं, सामाजिक इशू हैं, आर्थिक मामले हैं। और इन सब को लेकर के लोग जब आंदोलन करने सड़क पर उतरे तो उनसे बातचीत करने के बजाय पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। और जो पीओके में हो रहा है वही चीज कुछ दिन पहले बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो स्वाट वैली है वहां पे हो रहा था। तो ये देखिए, वहां की जो पंजाबी लॉबी जो है ना, पाकिस्तान अधिकृत पंजाब जो है, वहां की जो एलिट है, इन्होंने बांग्लादेश के साथ वही काम किया। अब ये जो भी गैर पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे पख्तून हो, चाहे यहाँ पे पीओके के कश्मीरी लोग हों, सबके साथ वही चलता है। क्योंकि आर्मी में उन्हीं का दबदबा है, राजनीति में उन्हीं का दबदबा है, आर्थिक तौर पे फौजी फाउंडेशन जो है वो 70% वहाँ की इकोनॉमी कंट्रोल करती है। तो ये जो पंजाबी इंपेरियलिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उससे जितने भी गैर पंजाबी प्रांत हैं। आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर जो बलूचिस्तान तस्वीर हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा अगर वहां की सरकार लूटने और खसोटने में ही लगी रही, जो कि वहां पे कोई परिवर्तन आता दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात बिहार की कर लेते हैं, बात लालू यादव की कर लेते हैं। बिहार एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बिहार में मिली करारी हार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन उनके परिवार ने जोरदार तरीके से मनाया। इस मौके पर आधी रात को केक काटा गया, लेकिन इस दौरान लालू फैमिली की फूट साफ नजर आई। तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती समेत परिवार के कई सदस्यों ने पटना में केक काटा। लेकिन इस मौके पर ना तो तेज प्रताप यादव वहां पर थे, ना रोहिणी आचार्य थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लालू यादव को बधाई दे दी। आज सुबह से पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी देवी के मकान पर लालू समर्थक जमा हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ सवाल भी तो उनके मन में ये होगा कि परिवार एक है या नहीं। रोहिणी आचार्य तो पहले से बहुत नाराज थे तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव ने उस नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश नहीं की। देखिए, अभी इस नाराजगी का तात्कालिक कारण है, पहले से जो झंझट उनके परिवार में जो झगड़े हैं वो अपनी जगह है। अभी लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए थे, उस यात्रा का एक मकसद रोहिणी आचार्य को मनाना भी था कि उनको उनकी नाराजगी दूर की जाए, जो
विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से नाराजगी हुई थी। देखिए लोकसभा चुनाव में तो रोहिणी आचार्य लड़ी थी, तो वो नाराजगी दूर नहीं कर पाए। जैसे ही यहाँ एमएलसी की टिकट सुनील सिंह को दी गई, वैसे ही रोहिणी आचार्य नाराज हुई। उन्होंने एक लंबा ट्वीट करके इसकी आलोचना की। तेज प्रताप यादव की ताजा नाराजगी ये है कि वो एमएलसी के दावेदार थे। एमएलसी की जो एक सीट आरजेडी को मिल रही थी उसके दावेदार थे वो, और राबड़ी देवी ने इसके लिए वीटो किया था कि तेज प्रताप को टिकट दीजिए। लेकिन तेज प्रताप के नखरे अपने हैं। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे एमएलसी, लेकिन अपना जो जनशक्ति जनता दल हमने बनाया है उसके टिकट पर जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि ये तो नहीं होगा, अगर जाने की बात होती भी है तो हम आरजेडी के टिकट से भेजेंगे। तो ये झगड़े परिवार में हुए। ताजा एमएलसी की एक सीट थी, एक अनार 100 बीमार वाली बात है, रोहिणी आचार्य का भी मामला, और परिवार में ही है सब। तो वो ताजा अभी ताजा मामला है। नहीं तो तेज प्रताप यादव जाते, अगर एमएलसी वाला ये ताजा मामला नहीं हुआ होता तो जाते। आजकल तो वो तेजस्वी यादव की बेटी का जन्मदिन मनाने, जब बेटे का जन्मदिन मनाने दिल्ली आए थे, तो पिताजी का जन्मदिन मनाने वहां क्यों नहीं जाते? तो ये एमएलसी वाली एक सीट का झगड़ा तात्कालिक कारण है। झगड़े तो परिवार में चल ही रहे हैं काफी दिनों से। अभी लालू यादव आज जन्मदिन मना रहे हैं, हाल ही में सिंगापुर से लौटे भी हैं। इसके बाद पूरा परिवार पटना में जमा है, लेकिन इस जश्न में तेज प्रताप यादव मौजूद नहीं है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट पर लालू यादव को बधाई दी और कहा कि मैं जो भी हूं आपकी बदौलत हूं। इसी तरह का ट्वीट रोहिणी आचार्य ने भी किया। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि लालू परिवार का मतभेद अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि परिवार के मतभेद के बीच पार्टी के कार्यकर्ता लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं ना, घर का मुखिया है, जब तक मुखिया है तब तक परिवार है। मुखिया गया तो परिवार भी टूट गया। परिवार टूट गया। और जब आप किसी भी पार्टी को फैमिली एंटरप्राइज बनाएंगे तो यही हश्र होगा। क्या हुआ शिवसेना का? सभी प्राइज भी तो मांग रहे। रोहिणी आचार्य प्राइज मांग रहे टिकट के नाम पर, तेज प्रताप यादव प्राइज मांग रहे टिकट के नाम पर। एनसीपी में हुआ इंटरनल फैमिली एंटरप्राइज में किसको मुखिया बनाया जाए, शिवसेना में वही हुआ है। अभी टीएमसी में एंटरप्राइज नहीं है तो बाकी वहां पे कोशिश हो रही है। तो ये लालू परिवार का जो है ये पूरा जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो फैमिली एंटरप्राइज की, आप उस राज्य को और उस पार्टी को अपनी बपौती समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आपने उसे लिखवा लिया है। एक तो यह है कि ये दिखाता भी है कि जो बाकी टैलेंटेड लोग हैं, बाकी नेतृत्व हैं, उनकी अनदेखी की जाती है। और इस तरीके से आप लड़ रहे हैं, वैसी स्थिति में लड़ रहे हैं जब आप घटते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, केक जो है वो मफिन के साइज की कोई स्थिति बचती है? नहीं। अब देखिए, अब तो धीरे धीरे ये है कि कोर वोट जो है, MY जो इक्वेशन है, उसमें लोकसभा चुनाव में तो यादव समुदाय ऑलरेडी धीरे धीरे दूसरी पार्टियों को यूपी और बिहार में वोट करता है अच्छी संख्या में। मुस्लिम्स भी धीरे धीरे, जो राजीव जी कह रहे थे कि अब उन्हें लगेगा कि आप केवल हमारा वोट ही ले रहे हैं, हिंदू वोट आपको और नहीं मिल रहा है, तो वो भी अपनी पार्टियों को देखना शुरू करेंगे। तो यहां से उभरने की कोई स्थिति नहीं है। कारण यह है, आपके पास है क्या? कौन सा ऐसा आपके पास पॉलिसी है, कौन सा इंसेंटिव, आप किस चीज के लिए, क्या आप प्रतीक है? आप बिहार की बेहतरी के लिए हैं, समाज की बेहतरी के लिए हैं, आपके पास युवाओं के लिए कोई विजन है? सारा का सारा क्या है? मोदी है, एंटी मोदी और भी लोग हैं ना, उसमें तो कंपटीशन है। एंटी मोदी तो बहुत सारे लोग हैं। वो वही बात है कि एक अनार 100 बीमार, उस एंटी मोदी प्लान को कौन कैप्चर करेगा? वहां पे तेज प्रताप करेंगे, तेजस्वी करेंगे, कन्हैया करेंगे, और भी बहुत सारे युवा हैं, पप्पू यादव हैं, काफी लोग हैं, प्रशांत किशोर हैं। बिहार में तो अनेक लोग उतर गए। एक एंटी मोदी पे कितने लोग? वो नहीं चलेगा। वो तो वही उस स्पेस में बहुत लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी का अपना स्पेस सिक्योर है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अभी जो राजनीति हुई है अभी बिहार में, वो 2-3 चीजें और हुई हैं। जैसे बंगला खाली कराने वाली बात हुई है, सुरक्षा वापस करने वाली बात हुई है। उनकी सुरक्षा घटाई गई तो इन लोगों ने सुरक्षा वापस कर दी। उसके बाद एक वीडियो आया, कल ही आया, लालू यादव अकेले निकले बिना सुरक्षा के पटना की सड़कों पर। तो ये इस तरह से एक इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है और इसका लाभ लेने दिमाग किसका चल रहा है? लालू यादव का। देखिए, लालू यादव का दिमाग तो लालू यादव का ही चलता है। देखिए, बिहार में पॉलिटिक्स अगर कोई आदमी करता है, नीतीश कुमार तो अब उस लायक रहे नहीं तो लालू यादव करते हैं। तो ये जो राजनीति है, इसका मकसद सिर्फ एक है। देखिए, हम लोग जी बात अभी कर रहे थे, मुस्लिम वोट आपको तभी मिलेगा। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप अगर बाहर हैं पार्टी से, फैमिली से, तो ये लालू यादव के कहने पर है या तेजस्वी यादव की वजह से? देखिए, तेजस्वी यादव की वजह से, तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों की वजह से है। उसमें तो विलन बनाया हुआ है लोगों ने, सुनील सिंह को और संजय यादव को और शक्ति यादव को, और वो जो दूसरा एक मुस्लिम लड़का जो इनके साथ तेजस्वी का दोस्त है यूपी का, वो विलन दूसरे लोग बनाए गए हैं। लेकिन मूल तेजस्वी यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो जो एक पाई है उसका आकार छोटा होता जा रहा है, तो उसको कितने हिस्सों में बांटेंगे आप?
ये समस्या है। तो लेकिन अभी जो यादव वोट एकजुट इन लोगों को करने की मजबूरी इसलिए हो गई है, और उसका एक मौका भी मिल गया है बंगले और सिक्योरिटी की वजह से, कि यादव अगर 14% एकजुट रहता है तो 18% मुस्लिम भी एकजुट रहेगा। फिर आप अपोजिशन में ही सही एक मजबूत ताकत बने रहेंगे बिहार में। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। कर्नाटक सरकार गृह लक्ष्मी योजना को लेकर विवाद हो गया है। योजना में पैसे की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पिछले 5 महीनों के भीतर लगभग 1,48,000 मृत महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। ये रकम 128 करोड़ से ज्यादा है। तकनीकी खामी और रिकॉर्ड अपडेट न होने के चलते गड़बड़ी हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मृत लाभार्थियों के रिश्तेदारों ने एटीएम और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस पैसे को अवैध रूप से निकाल लिया। इससे सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हुआ है। अब देखें, मरने के बाद भी पैसा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्कीम बड़ी गजब है। नहीं, वहां चूंकि आपने 5 प्रोमिसेस कर दिया तो एससी फंड को डाइवर्ट कर दिया था, दलित फंड को। हाँ, तो ये तो हर जगह हुए, मतलब ये कई जगह ऐसा भी हुआ है कि पुरुष बन के महिलाओं के नाम पर पुरुष लोग पैसा निकाल रहे थे। तो ये एक तकनीकी समस्या है। अब यहाँ पर एफआईआर करने की जरूरत नहीं है क्या? सरकार अपने स्तर पर ये डेटा ठीक करवाए, जो दुनिया से अलविदा, उन्हें कैश ट्रांसफर। तो ये अब वसूली भी मुश्किल है। जिन लोगों ने पैसे निकाल लिए एटीएम से या अवैध तरीके से बैंक्स में जाकर के मिली भगत से, अब उनसे आप पैसे वापस कैसे लेंगे? अगर मृत लोगों के खाते में पड़ा रहता तो आप वापस अपने खाते में ले सकते थे वापस बैंक्स के साथ। अब वो तो पैसे निकल गए, आप वो ले भी नहीं सकते हैं। तो ये अब ये बड़ा नुकसान है। और ये देखिए, डीबीटी में भी इस तरह का नुकसान हो, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि डीबीटी लागू होने के बाद भारत सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। अगर उसके बावजूद कहीं लीकेज है, पिलफरेज है, तो उसको रोकने के लिए इसका मतलब है कि तकनीक को और बेहतर करने की जरूरत है, सरकारों को और मॉनिटरिंग की जरूरत है, ताकि ये न हो कि महिलाओं के नाम पर पुरुष पैसा निकाल रहे हैं, मृत महिलाओं के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं और दूसरे 10 तरह से बेईमानियां हो रही हैं इस तरह की योजनाओं में। हम तो बिहार में देखे, नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 कर दी। उसमें वृद्धावस्था पेंशन भी 1100 कर दिया गया। मतलब 60 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन मिलेगी। जो 55 साल से ऊपर के लोग थे वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं 60 साल की उम्र का। वैसे मीनाक्षी जी, ये मृत लोगों का कार्ड यूज करने का मामला वो जिमखाना क्लब में भी आया है। आज ही बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई है। तो ये केवल ये नहीं है कि जो लाभकारी योजना है उसी में जो समाज के एलिट है वहां भी ये आ रहा है। तो ये एक सिस्टमिक लूप है, क्योंकि अगर तभी सर मैंने हल्के में ही बोला, लेकिन ये सीरियस बात है कि आपको एक इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पर सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट मार्कर है आपका, उसका एसआईआर एक वहाँ पे अभी की जरूरत है। हर जगह से आप क्लीन करें जो लोग इसमें अनर्गल लाभ ले रहे हैं और जिनको नहीं मिलना चाहिए, आप उसको क्लीन करेंगे तभी तो आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए।